कि पूरा इलाका, यानी यूक्रेन पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ उसमें यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला भी सामने आया। यहाँ बम वर्षक ड्रोन से रूस के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। कई ऐसे एक के बाद एक धमाके हुए हैं जिससे पूरा इलाका थर्रा गया है। कर्नल सोढी, ये वार पलटवार रुकेगा नहीं ऐसा लग रहा है, चाहे कितने भी बड़े हमले हो जाएं। जय हिंद रचना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 922वां दिन है और इन 922वें दिन में एक ही बार यूक्रेन ने रूस को बड़ी मात दी जब उसने 6 अगस्त को इसी साल कुर्स्क इलाके में घुसकर 1263 वर्ग किलोमीटर रूसी जमीन पे पूरा कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये आशंका लगाई जा रही थी किसी भी वक्त रूस एक वापस जवाबी हमला करेगा, जो उसने कल किया, जिसमें पोल्टोवा में 51 मारे गए और 271 लोग वहां पे इंजर हो गए। और ये 922वें दिन में ये सबसे घातक हमला है जो कि रूस ने यूक्रेन पे किया है। रूस बार बार कहता है कि अब तक इस युद्ध में हमने अपने सबसे खतरनाक जखीरों का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, जैसे उनका RS-28 सरमट मिसाइल्स हैं, वो उसने कहा हम अभी तक उसने इस्तेमाल किया नहीं है। लेकिन अब रूस अपनी सारी ताकत लगा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन दोनों जानते हैं कि ये जो युद्ध है ये नवंबर के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे और अमेरिकी नागरिक वैसे ही इस लंबे युद्ध से दुखी हैं, क्योंकि उनका पैसा इस युद्ध में यूक्रेन पे निछावर किया जा रहा है। तो ये सिर्फ चंद महीनों की बात है और इसलिए रूस यूक्रेन पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि जब ये युद्ध खत्म हो, जिसने ज्यादा जमीन पे कब्जा किया होगा उसका पलड़ा सीज फायर नेगोशिएशन में भारी होगा। आपने बताया कि कुछ महीनों की बात है। मेजर जनरल बंसल, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बस कुछ महीनों की बात है? 2.5 साल से तो युद्ध चल रहा है, क्या अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तक चलेगा? ये डिपेंड करता है कि चुनाव कौन जीतता है। रिपब्लिकन के अगर ट्रंप जीतते हैं तो युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा और कीव के ऊपर में एक प्रेशर होगा कि आप सरेंडर कर दीजिए, और जो कीव की जमीन करीब 20% रशिया ने कब्जाई हुई है उसको वहां पर समझौता हो जाएगा। लेकिन अगर कमला हैरिस जीतती है, जिसके अभी काफी चांस बढ़ गए हैं, तो ये युद्ध और लंबा चलेगा, क्योंकि रशिया के साथ में जो है वो उस बात पर रशिया को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सीज फायर करके और अपने जो आपने कीव की जो यूक्रेन की जमीन कब्जाई है इससे वापस हो जाइए। इसको जो रशिया मानने को तैयार नहीं है। लेकिन रशिया को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अभी इतने बड़े जो अपनी एक्सपेंशन नीति है और वो जो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, उसके दौरान में उसके जो नागरिक हैं, रूस के नागरिकों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके जनता को उठाना पड़ रहा है। वहाँ की इंडस्ट्री खत्म हो गई है और हालांकि उनने तेल के बूते पर जो जिसमें चाइना और भारत ने तेल खरीदा है, इसलिए उनकी इकोनॉमी ठहरी हुई है, नहीं तो वो भी खत्म हो जाती। तो एक शांति की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हुए हैं ब्रुनेई। ब्रुनेई एक बहुत छोटा सा कंट्री है, 4.5 लाख लोग हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ शांति है, खुशहाली है। सब लोगों को जो है बहुत उनकी अमीर लोग हैं और वहाँ जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि छोटा सा देश है, आप इतने बड़ी कंट्री को लेके करेंगे क्या? तो रशिया को ये समझना बहुत आवश्यक है कि अगर वो इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समय यह आया था कि जब क्रीमिया को के ऊपर अटैक हुए और ये लगने लगा कि शायद रशिया को क्रीमिया भी छोड़ना पड़े। तो अब जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो नेटो या अमेरिका है वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो जो हाफ हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं, कभी हथियार देते हैं, कभी हथियार नहीं देते हैं। जब हथियार खत्म हो जाते हैं तो जवान कहाँ से लड़ेगा, जवान मरने लग जाते हैं तो उनकी सेना भी खत्म होगी। तो ये जो एक नेटो का जो जो नेटो और अमेरिका का जो एक उनको पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए, वो चाहते क्या हैं अभी तक इस युद्ध में। क्योंकि और ऐसा जहां तक लगता है कि रहा सिर्फ जैसे अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए ये युद्ध चल रहा है, या यूक्रेन का सपोर्ट होता है उसमें भी सपोर्ट ऐसा नहीं है कि लगातार होता है, वो बीच बीच में सपोर्ट टूटता है जिसमें यूक्रेन बड़ा नुकसान झेलता भी है। इन सभी हालात के बीच में पुतिन ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। जो युद्ध के हालात हैं उसमें पुतिन का ये कहना है कि यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पश्चिमी देश, इसीलिए ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है।
यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया गया। ये पुतिन ने सीधे आरोप लगा दिया है पश्चिमी देशों पर, और वो कह रहे हैं यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल चाहता है अमेरिका, इसीलिए युद्ध में सपोर्ट किया गया और रूस के खिलाफ भड़काया गया है। यूक्रेन के प्रति पश्चिम की विनाशकारी रणनीति है जो अब इस तरीके से सामने आई है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो इस युद्ध में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन पर हमले उन्होंने कभी रोके नहीं, अब वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया गया और अमेरिका पर ये गंभीर आरोप लगा दिया और ये कह दिया कि पश्चिमी देशों की विनाशकारी रणनीति है। कर्नल सोढी, क्या आपको भी लगता है कि भड़काने के तौर पर ही ये युद्ध छिड़ा है और उसका नतीजा आज हम ऐसे देख रहे हैं? रचना जी, मैं राष्ट्रपति पुतिन की बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब रूस ने क्रीमिया पे 2014 पे कब्जा किया, उसके बाद अगले 8 साल तक लगातार अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को उकसाते रहे, उसे हर तरह की मदद देते रहे, क्योंकि उनको यकीन था कि रूस यूक्रेन पे अगर हमला करेगा तो रूस की सेना को यूक्रेन की सेना डिफीट कर देगी, हरा देगी, जिससे कि रूस खुद छोटे छोटे देशों में टूट जाएगा। जैसे यूएसएसआर जो पहले सोवियत संघ होता था और अमेरिका बहुत सफल हुआ था उसको 15 छोटे देशों में तोड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने तब टेक्नोलॉजी सोवियत संघ को नहीं दी थी, वहां पे आक्रोश बढ़ता रहा, जिसका कारण ये हुआ कि वो 15 छोटे देशों में टूट गया। इनको लगा हम कुछ ऐसी मुहिम यहाँ करेंगे, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार यूक्रेन को देंगे, यूक्रेन को हम उकसाएंगे ताकि जब भी इनका युद्ध हो, और इनको पता था ये युद्ध जरूर होगा। लेकिन ये जो उनकी मंशा थी वो सफल नहीं हुई और आज 922वें दिन हो चुका है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी संकेत दिए हैं कि वो इस युद्ध के लंबा चलने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अब तक 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका दे चुका है यूक्रेन को, जब से 2014 पे क्रीमिया का कब्जा हुआ है, और 2 साल से जब से युद्ध शुरू हुआ तब से 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका यूक्रेन को दे चुका है। आज अमेरिका की धरती पे बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां के नागरिक काफी खफा हैं कि हमारा पैसा यूक्रेन पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है, हमारा पैसा इजराइल पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। जैसे मीडिया में काफी रिपोर्ट्स हैं कि अब इजराइल भी मान गया है एक सीज फायर के लिए, और जैसे ही ये राष्ट्रपति चुनाव खत्म होंगे ये यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं होगा बजाय सीज फायर मानने के लिए, नेगोशिएटिंग टेबल बैठने के लिए, क्योंकि युद्ध अभी इतना महंगा हो चुका है कि अमेरिका जैसा अमीर देश भी उसे दर्द हो रही है इतना पैसा बार बार देने से यूक्रेन। इसीलिए युद्ध के खिलाफ अमेरिका में सड़कों पर लोग विरोध भी करते रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के हक का पैसा कहीं और किसी तरीके से जाए और वो युद्ध जिसमें किसी का भला ना हो, तो लोगों के जरिए ये मांग की जा रही है कि क्यों नहीं ये युद्ध रुकता। अब ऐसे में अलग अलग तरह की खबरें हैं, यूक्रेन को बड़ी तबाही का नुकसान देखना पड़ा है, लेकिन यहाँ रूस को भी नुकसान हुआ है, और किस तरीके से नुकसान हुआ है ये दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बता दें, समझा दें, फिर डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे। रूस का नुकसान कैसे इस पूरे युद्ध में हुआ है, 24 घंटे को लेकर जो जानकारी है, अब तक 1300 सैनिकों की मौत हो गई है। यहाँ जो रूस का युद्ध है वो लगातार चल रहा है यूक्रेन से, और 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त अभी तक हो गया है। इसमें 6,17,000 सैनिकों की जान अब तक जा चुकी है। इसमें साथ ही साथ आप जानेंगे 9 टैंक ऐसे हैं जो युद्ध में 24 घंटे के भीतर युद्ध में उतारे जाते हैं। 8,601 कुल टैंक्स हैं और अब तक ये टैंक युद्ध में उतारे जा चुके हैं। 24 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल हैं, जिसमें 16,786 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल युद्ध में उतारे जा चुके हैं। यानी 24 घंटे में अंदर अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट इस युद्ध को लेकर होता है या किस तरीके से नुकसान होता है ये हम जान सकते हैं। और जो अभी तक का बड़ा नुकसान है वो रूस ने अच्छा खासा झेला है। यानी उधर अमेरिका या नेटो देशों की तरफ से तो मदद यूक्रेन को मिल रही है मेजर जनरल बंसल, लेकिन यहाँ रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई भी हो नहीं पाएगी, क्योंकि रूसी सैनिकों को भी रूस ने खोया है, व्लादिमीर पुतिन ने खोया है, और उसके बाद जबरन युवाओं को सेना में बस ढकेला गया है बिना किसी ट्रेनिंग के। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि ये जो युद्ध थोपा है रशिया ने, रशिया के ऊपर किसी ने युद्ध नहीं थोपा। जिस समय ये लड़ाई हुई थी उस समय नेटो बिल्कुल बिखरा हुआ था और फ्रांस ने ये कहा था कि नेटो ब्रेन डेड हो चुका है, और फ्रांस जर्मनी सबके अच्छे रिश्ते थे रशिया के साथ में, उनसे गैस ली जाती थी। लेकिन जो एक सपना था रशिया का या पुतिन का कि वो दोबारा
पूरे जो यूएसएसआर है उसको बनाने के चक्कर में उन्होंने एक यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, तो इसमें युद्ध जो है वो रशिया के ऊपर थोपा नहीं गया है, रशिया ने थोपा है। और रशिया ने बार-बार ये भी कहा है कि अगर रेड लाइन क्रॉस होती है, हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम एक न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो न्यूक्लियर अटैक करने तक की बात को, जो एक वेपन चलाने की बात है, ये बड़ा खतरे वाली बात है। और ये तो डैमेज हुआ ही है रशिया को, लेकिन रशिया अब चाइना का भी जूनियर पार्टनर बन गया है। अभी अपर हैंड हो गया उनको। पहले रशिया सीनियर पार्टनर था चाइना का, अभी जूनियर हो गया है। उत्तरी कोरिया जैसे कंट्री से इनको हथियार मांगने पड़ रहे हैं, ईरान से हथियार मांगने पड़ रहे हैं, जबकि दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। रशिया के अंदर इतने हथियार हैं, तो रशिया की हालत खराब है और ये इनका अपना ही किया धरा है, इसमें कि कोई और जिम्मेवार नहीं है। जहां तक रहा यूएस का, तो यूएस का जो है कि उनको भी डैमेज नुकसान हो रहा है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो यूएस की एक जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको बहुत फायदा है। करीब $100 बिलियन का इस बार व्यापार हुआ है। तो ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो 2021 से ही, जब से रशिया इस अटैक की तैयारी कर रहा था, तब से ही यूएस ने वार्न किया था यूक्रेन को कि अटैक करने वाले हैं। तो रशिया ने जो अटैक किया, बिना प्रोवोकेशन के अटैक किया है। तो अब इन्होंने, यूक्रेन तो ये कह रहा था कि मुझे आप नाटो में शामिल कर लो। स्वीडन और फिनलैंड वो दोनों शामिल हो गए, उनके ऊपर कहाँ अटैक किया? नहीं किया ना। तो लेकिन यूक्रेन के ऊपर क्यों किया? और यूक्रेन के ऊपर भी बड़ी अजीब सी बात यह है कि यूक्रेन कोशिश कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था नेटो से कि मुझे उसमें शामिल कर लीजिए। और पिछले करीब काफी सालों से इस बात की रिक्वेस्ट चल रही थी, आज तक भी जो है नेटो में उनको शामिल नहीं किया गया। और वो ये अब चाहते रहे, और इसी वजह से जो एक ये बहाना है कि रशिया ने इसलिए अटैक किया क्योंकि यूक्रेन जिद कर रहा था कि नेटो में हूँ, मुझे शामिल करो या नेटो में जाने के लिए। तो मैं जैसे कहा कि हाँ, फिनलैंड, और जो उनको भी धमकी दी थी फिनलैंड हाँ। को कि उनका 1300 किलोमीटर बॉर्डर है कि हम आपको खत्म कर देंगे। तो ये एक रशिया की नीति है, छोटे यानी कंट्री को आसार लग रहे थे धमकाना। कि ऐसा हो सकता है और रूस ने इस रास्ते को ऑप्ट किया जो अभी हालात रूस यूक्रेन के बीच में चल रहे हैं। अब रूसी इस महासंग्राम में 3 मोर्चे हैं जो नजर आ रहे हैं, जिन पर बात होनी चाहिए। यहाँ पर वो 3 मोर्चे कौन कौन से हैं? बाल्टिक सागर है, जिसमें सीधे तौर पर मोर्चा यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में नजर आता है, जहाँ पर 20 युद्धपोत हैं, सबमरीन से युद्ध अभ्यास की तस्वीरें भी सामने हमने कई बार देखी हैं। एफईबीएस हमले यहाँ पर हुए हैं, एफईबीएस हमलों को रोकने की ड्रिल यहाँ पर हुई है। 100 मरीन कमांडो इस ड्रिल में शामिल रहे, हिस्सा रहे, यानी कि हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की तैयारी यहाँ पर नजर आती है। साथ ही साथ यहाँ पर कैस्पियन सागर भी है, जहाँ पर रूसी फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल वॉर रेडी की गई है, आईसीबीएम के साथ में सबमरीन की तैनाती भी है। साथ ही साथ एक और मोर्चा है काला सागर, यहाँ पर सबमरीन युद्धपोत वॉर रेडी है, पूरा पूर्वी यूरोप टारगेट पर है। पोलैंड यूक्रेन पर बड़ा खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन की तरफ निगाहें यहाँ रूस की हो, बल्कि आसपास जहाँ तक उसकी नजर जा सकती है या फिर जैसी तैनाती उसकी हो सकती है, युद्ध को लेकर तैयारी हो सकती है, वो अलग अलग मोर्चों पर नजर आ रही है। कर्नल सोढी। रचना जी, बिल्कुल। देखिए, रूस हर अपने मोर्चे पे अपनी सैनिक ताकत को बढ़ा रहा है, क्योंकि अब रूस को भी डर है कि शायद अगर नाटो ने हम पे हमला किया, हमने देखा कुछ महीने पहले ही नाटो ने अपना सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास बाल्टिक इलाके में किया, जिससे कि रूस ने उस इलाके में भी अपनी सेना को मोबिलाइज कर दिया। अब रूस के ऊपर भी एक डर सा बैठ गया है कि अगर अलग अलग मोर्चों पे मुझे युद्ध लड़ना पड़ा तो रूस के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये सारी अगर हम बिंदुओं को मिलाएं तो ना रूस अब इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, यूक्रेन तो वैसे ही अमेरिका के भीख पे टिका हुआ है। जिस दिन अमेरिका ने नल बंद कर दिया पैसे और हथियार का, यूक्रेन तो उसी दिन इस युद्ध को समाप्त कर देगा। तो अगले जो कुछ महीने हैं बहुत दिलचस्प होंगे, और ये जो युद्ध का जो रुख है ये साफ होगा। क्या ये युद्ध राष्ट्रपति चुनाव तक खत्म होगा, जो कि मेरा अपना आंकलन है, या फिर ये लंबा चलेगा, जिसे इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रोजन कन्फ्लिक्ट कहते हैं, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए दो देश लड़ते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है रूस के नजरिए से भी, यूक्रेन के नजरिए से भी। अगले 3-4 महीने जो हैं, जिसमें उसके बाद फिर काफी बर्फ भी पड़ेगी, वहां पे राष्ट्रपति चुनाव भी हो जाएंगे अमेरिका में, क्या उसके आगे ये युद्ध रूस भी सस्टेन कर पाएगा या नहीं?
आपने कहा कि ये चुनावों तक साफ हो जाएगा कि इस युद्ध का रुख क्या रहने वाला है। मेजर जनरल बंसल, जो हालात अभी बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन के फैसले से वहां के लोग बिल्कुल खुश हैं। वहां पर रूस में भी लोग सड़कों पर आते हैं, इस युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस तरीके से युद्ध में डटे रहने की बात करते रहे, हाँ सपोर्ट भी मिला अच्छा खासा, जहां हम लोगों ने हथियार उठा लिए और युद्ध में उतर गए, लेकिन हाँ इसका विरोध भी हुआ। ये भी कहा गया कि क्यों पूरे देश को आग में झोंकने का काम हो रहा है और क्यों कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन यहाँ नजर नहीं आती। उधर अमेरिका, जिसका जिक्र भी कर्नल सोढ़ी ने किया कि लोग वहाँ ये कह रहे हैं हमारे हक का पैसा जो है वो वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। युद्ध का विरोध अलग अलग जगह हो रहा है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने अपने स्वार्थ के चलते हुक्मरानों ने ये युद्ध जारी रखा है? हुक्मरानों ने जरूर रखा है। तो जहां तक यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन तो अपनी अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, अपनी आजादी को बचाने के लिए ये युद्ध कर रहा है। वहां पर डेमोक्रेसी है। और अगर आप शुरू में देखें, जब अटैक किया था रशिया ने, जेलेंस्की को अमेरिका ने ऑफर दिया था कि हम आपको हवाई जहाज दे देते हैं और आप सुरक्षित निकल आइए, तो जेलेंस्की ने कहा था कि नहीं, मुझे हथियार चाहिए, हवाई जहाज नहीं चाहिए, मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। भले ही उसमें जो है काफी डैमेज हो रहा है यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन के पास में और कोई चारा नहीं है। अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो जो है पूरे यूक्रेन के ऊपर में रशिया का कब्जा हो जाएगा, वहां पर डेमोक्रेसी चली जाएगी, वो अपना कठपुतली गवर्नमेंट को बना के रखेंगे वहां पे। जैसे पहले एक विक्टर वहां का प्रेसिडेंट रहा है, उसको अल्टीमेटली जनता ने भगाया और उसको जो है बेलारूस में जाना पड़ा, तो वो स्थिति हो जाएगी। तो यूक्रेन जो है वो अपनी बहुत बहादुरी से लड़ रहा है और रशिया से एक्सपोज हो चुका है। रशिया के जो ब्लैक सागर में कितने युद्धपोतों को डुबोया है यूक्रेन ने, और क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया, उसे कर्स्क पर जो कई बार अटैक किया है, और अभी कैलिनिनग्राड के अंदर में अटैक किया है, कुर्स्क के ऊपर अटैक किया है, बेलग्रोद में अटैक किया है, और तो और जो है सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को तक में अटैक किया है। तो ये अब खूब एक्सपोज हो गया है कि रशिया का जो डिफेंसिव सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम है, अपने कंट्री को बचा नहीं सकता। जब तक आप अपना प्रोटेक्शन ही नहीं कर सकते तो आप लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? अगर आप ये समझते हैं कि जी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तब जाके दूसरे के ऊपर आक्रमण करो। आप अपनी जनता को तो एक्सपोज कर रहे हो। और जो है बाकी, अब जैसे मैंने कहा कि पुतिन को मंगोलिया, अजरबैजान ऐसी कंट्री में जाना पड़ रहा है, और जो है ये सब का क्या क्या है, तो क्या हुआ है? ये सिर्फ अपनी एक जिद है, वो जिद के आगे जो है उसको इस जिद के आगे ही जो बर्बादी है वो चारों तरफ है। वो यूक्रेन में अलग अलग हिस्सों में तो तबाही के निशान दिख ही रहे हैं, वो रूस के भीतर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमने कहा भी कि रूस ने भी अच्छा खासा नुकसान इस युद्ध में झेला है। मेजर जनरल बंसल, कर्नल सोढ़ी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।